हमने जेंडर इक्वालिटी दे रखी है, ये कुरान कहता है। ये हमारे कुछ पाखंडी मौलवी मुल्ला है जिन्होंने इस्लाम को एक बदनुमा शक्ल देने की बेपनाह कोशिश की है, और जिन कोशिश को खत्म करने के लिए और ऐसे पाखंडी शक्ल को सामने लेकर आने के लिए हिंदुस्तान में हम जैसी तरफ आते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, पाकिस्तान में अगर देखें कभी यूनिवर्सिटी के केस सामने आते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर से कई वीडियोस, कई फोटोज ऐसी वायरल की जाती हैं वुमेन को के लड़कियों को लेकर, जिसमें नाजेबा वीडियोस होती हैं, जिसमें हरासमेंट के हवाले से वीडियोस होती हैं। फिर अगर दूसरे साइड पे बात की जाए, उसी टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हमारा विजन, यानी इंडिया का विजन ये है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करेंगे, इंडिया काम करेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? बहुत थोड़े से मैं तो इसको डिटेल में नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे जेंडर से मैच करता हुआ है। और शोएब, आप हमेशा मुझे बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स देते हैं, बहुत अच्छे कंटेंट्स देते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपका ज्यादा वक्त लूंगी, क्योंकि महिला के एम्पावरमेंट की बात करनी है। और हालिया में 3 दिन पहले भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर के, पसमानदा मुसलमान को लेकर के, मुसलमान पसमानदा महिलाओं को लेकर के बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बातें कही है, उनको प्रोवोकेशन देने के लिए, उनको एडुकेशन की तरफ आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा डिटेल में बोलूंगी तो बहुत अच्छा होगा। जरूर जरूर। देखिए, हम हिंदुस्तानी लड़कियां बड़ी खुशनसीब हैं, बड़ी खुशनसीब हैं। हम कहते हैं ना कि गीता से हमें ज्ञान मिला, रामायण से हमें राम मिला। हम खुशनसीब मुसलमान हैं जो हमें हिंदुस्तान मिला। तो ये मैं हमेशा ये कोट्स बोलती हूँ। ये वो देश है जहां महारानी लक्ष्मीबाई है, बाई हुआ करती थी। ये वो देश है जहां सरोजनी नायडू हुआ करती थी। ये वो देश है जहां अरुणा आसिफ अली हुआ करती थी। ये वो देश है जहां की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हुआ करती हैं। ये वो देश है जहां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हुआ करती हैं। ये वो देश है जहां पर माइनॉरिटी और वुमेन्स एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट की जो कैबिनेट मंत्री हैं वो स्मृति ईरानी जी हैं। ये वो देश है जहां सानिया मिर्जा पैदा होती हैं। ये वो देश है जहां सानिया महिवाल पैदा होती हैं। ये वो देश है जहां कल्पना चावला पैदा होती हैं जो चांद पर चले जाती हैं। ये वो देश है जहां पर इंदिरा गांधी होती है। ये वो देश है जहां पर अन्ना चंदी पैदा होती है। ये वो देश है जहां पर सावित्री बाल फूले पैदा होती है। ये वो देश है जिसको मदर टेरेसा एक फॉरेनर होकर के भी हिंदुस्तान को वो सेलेक्ट करती हैं, और वो कहती हैं कि हम हिंदुस्तान में रह करके और पूरी दुनिया में उन्होंने एक एक मुकाम पैदा किया। इन तमाम औरतों ने एक मुकाम पैदा किया है, एक मिसाल बनाया है, एक अपनी नींव बनाई है, एक अपना पिलर बनाया है कि वाकई में ये तमाम और महिलाओं ने अपने अपने नाम का डंका पिटवाया है। मैं साथ ही साथ एक और नाम लेना चाहूंगी जो मैं बिल्कुल बहुत पसंद करूंगी लेना, और मैंने कई बार लिया भी है। कई बार होता क्या है ना शोएब भाई, कि बहुत ज्यादा जो ग्लैमर वर्ल्ड में होते हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति जो है ना वो सामने नहीं आ पाती है। हम उनको आड़े हाथों ले लेते हैं कि रेड लिपस्टिक का मतलब ही होता है कि भाई वो एंटरटेनमेंट है, या एंटरटेनमेंट के अगर एरिया से कोई आ रहा है तो वो राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं। पर इसमें नाम मैं कंगना रनावत का जरूर लेना चाहूंगी। आज तक उन्होंने जब उनको राष्ट्रभक्ति से मोहब्बत हुई, जब उनको भारत की मिट्टी से मोहब्बत हुई, तब उन्होंने जैसी जैसी मूवीज दी है, जैसे जयललिता के स्टोरी पर उन्होंने पूरी मूवी बनाई थी, उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई पर उन्होंने मूवी बनाई। तो ऐसी औरतों को भी हमें बहुत मान सम्मान देने की जरूरत है। और हम हिंदुस्तानी महिलाएं हर उस औरत को मान सम्मान देते हैं जो वाकई में बहुत वेल एडुकेटेड होती हैं, जो वाकई में हिम्मत रखती हैं अपनी बातों को सामने रखने की। अब मैं आती हूँ प्रैक्टिकलिटी पर बात करने पर। ये वही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, ये वही हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुसलमान महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। 1984 से लेकर के 2017 तक मुसलमान महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने माथे को फोड़ रही थी और हर रोज गुहार लगा रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमें इससे मुक्ति दिला दीजिए, क्योंकि जब हमारे शौहर का दिल होता है वो हमें तलाक दे देते हैं और बच्चों के साथ वो घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना और बजाफ्ते
हमारे पार्लियामेंट में, हमारे राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में ऐसी ऐसी बिल बिल पास हुई है। और अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी गवर्नमेंट, और 3 तलाक देने वाले हर वो मर्द पर 7 साल की सजा मुकर्रर की गई। और साथ में आपको जुर्माना और मेंटेनेंस भी अपनी वाइफ को देना पड़ेगा अगर आप 3 तलाक का उल्लंघन करते हैं, अगर आप 3 तलाक देते हैं उसको। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं से लेकर के अपनी देश की तमाम महिलाओं को कहा है कि महिलाएं बहुत सशक्त हो सकती हैं, महिलाएं बहुत पावरफुल हो सकती हैं। महिलाओं के अंदर जितनी सब्र है, महिलाओं के अंदर जितनी क्षमता है, महिलाओं के अंदर जितनी एनर्जी है, महिलाएं जितनी काबिल हैं, वो अगर उनको सिर्फ निखारा जाए, उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो दोबारा हमारे देश में महारानी लक्ष्मीबाई हो सकती है, दोबारा हमारे देश में प्रतिभा पटेल हो सकती है, दोबारा हमारे देश में कहीं ना कहीं कल्पना चावला हो सकती है। तो आज देखिए, अगर हमारे हमारे हिंदुस्तान में अगर किसान महिला है तो फाइटर जेट भी महिला चला रही है। आज हमारे देश में अगर एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर महिला है तो हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बड़े से बड़े केस भी वो लड़ रही है। तो बहुत खूबसूरत है इस मामले में हमारा देश। अभी हालिया में पसमानदा मुसलमानों के बारे में और पसमानदा महिलाओं के बारे में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, और अपनी पूरी टीम को शोएब भाई वो लेकर बैठे थे, अपनी पूरी कैबिनेट की टीम को वो लेकर के बैठे थे, और उन्होंने बजाबते 2-2.5 घंटे सिर्फ इसी बात पे डिस्कशन किया है कि गरीबी एक बहुत बड़ी जाति है। और पसमानदा मुसलमान को हमेशा कुछ मौलवी मुल्लाओं ने पकड़कर जकड़ करके उनकी उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनकी जो क्षमता है, उनको दबा करके, उनको हिजाब के अंदर बंद करके, उनको शरिया में लपेट करके उसको उसको कैद करने की कोशिश की है। आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे इस मुसलमान धर्म के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनके एक हाथ में कुरान दे दो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे दो। हमारी महिलाएं जो कुरान पढ़ती हैं, जो नमाज पढ़ती हैं, उनको भी कहो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले। आज जितनी भी योजनाएं आई हैं, अनगिनत योजनाएं आई हैं। आप सोचो कि हिंदुस्तान में रूरल एरिया, जो ग्रामीण एरिया हुआ करता था, जहां पर हमारी महिलाएं गोईठा ठोकती थी, जहां पर हमारी महिलाएं कोयले के चूल्हे में पकाती थी, आज वहां पर हमारी महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ घर में गैस चूल्हा पहुंचाया गया है, 2 करोड़ घर में। इसके बाद जो महिलाएं शौच करती थी खेतों में जाकर के, आज शौचालय योजना के तहत उनको उनको शौच दिया गया है। आज देखिए, 5 दिन पहले दिल्ली से ही खड़े होकर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे स्कूल के बारे में और एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे जो गरीब पसमानदा बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और खास करके बच्चियां जो जज बनना चाहती हैं, जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, जो इंजीनियर बनना चाहती हैं, उनको पढ़ाने की स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज और ऐसे स्कूल का निर्माण किया जाएगा जहां पर वो बच्चे और बच्चियां अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो ये है हमारा भारत। मैम, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करता चलूं। देखें, आपने बहुत से नाम गिनवाए, बहुत बड़े बड़े नाम गिनवाए। अब पाकिस्तान से जो लोग लेट्स सपोज ये बात सुनते हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान में भी जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी पॉलिटिशियंस हैं जो फीमेल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, वहां पे भी बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो काम कर रही हैं, ओपनली काम कर रही हैं। इसके अलावा अगर फाइटर जेट की बात करें, हमारी भी एयरफोर्स में खवातीन मौजूद हैं। लेकिन हम देखें, ये जो चीजें हैं कुछ रोल मॉडल के तौर पे होती हैं। अगर ग्राउंड लेवल पे आके हम बात करें, एक आम किसी भी, चाहे आप दिल्ली में बैठी हो, मुंबई में बैठी हो, या हैदराबाद में कहीं पे भी इंडिया के किसी सिटी में बैठी हो, वहां की जो एक नॉर्मल लेडी है, एक गर्ल है, एक खातून है, उससे, और पाकिस्तान में अगर कोई लाहौर में कोई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, कोई कॉलेज की स्टूडेंट है, कराची में, बहावलपुर में, कहीं पे भी कोई स्टूडेंट है, उसको थोड़ा सा अगर देखा जाए। देखें, अगर आप एयरफोर्स के हवाले से अगर कोई एग्जांपल देंगे, यहाँ से भी नो डाउट अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सा डिफरेंस निकलेगा। लाइक आपने अपनी प्रेसिडेंट साहिबा की बात की, तो उनका बैकग्राउंड क्या है, हमने अपनी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो साहिबा की बात की, उनका बैकग्राउंड क्या है, बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन
एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तानी हम लोग जो है वो एग्जाम्पल देते हैं कि भाई हमारे पास भी फीमेल के जो रिप्रेजेंटेशन है वो मौजूद है। आप क्या कहेंगी ग्राउंड लेवल पे जो खवातीन हैं, जो लेडीज हैं, जो वुमेन हैं, उनमें क्या डिफरेंस देखती हैं? अगर कोई आजादी से बिल्कुल ओपनली यूनिवर्सिटी जा रही है, कोई रोड पे चल रही है, कोई जॉब कर रही है, कोई अपना बिजनेस कर रही है, पाकिस्तान में और इंडिया में फर्क क्या देखती हैं आप? आई थिंक आप मेरी बात को, मेरे सवाल को समझी होंगी, मतलब जो कुछ। जी जी। डेफिनेटली मैं आपकी बात को और आपके सवाल को मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा टच भी किया था कंगना रनावत से। जी जी। तो मैं पहले पूरा डिटेल बता देती हूँ। देखिए भारत में मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मैं कोई बिजनेस क्लास से फ्लाइट पे ट्रैवल नहीं करती हूँ, इकोनॉमी से करती हूँ। हम 3 बहनें हैं, 2 बहनें वकील हैं और एक बहन जो है वो एमबीए है और अभी पीएचडी भी कर रही है। ठीक है। तो मेरी माँ है वो बहुत पढ़ी लिखी है, मेरे फादर हैं वो बहुत पढ़े लिखे, इवन मेरी दादी माँ भी बहुत पढ़ी हुई थी और मेरी नानी अम्मी जो थी वो भी बहुत पढ़ी लिखी थी। तो फारसी, उर्दू और थोड़ी बहुत अंग्रेजी वो जानती थी। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में कभी भी औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को ये नहीं बताया जाता है कि तुम लड़की हो इसलिए तुमको घर पे बैठ करके रोटी बेलना सीखना चाहिए, खाना बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि तुमको दूसरे घर जाना है। तुमको पढ़ाई से इतनी मतलब उनसियत और इतना अट्रैक्शन नहीं रखना चाहिए। हमारे घर में, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं एक आम लड़की हूँ। तो हमारे घर में हमारी माँ ने खड़े होकर के पहले ये कहा है कि तुमने कब शादी करनी है, तुमने कब अपना घर बसाना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर डिग्री और प्रॉपर डेजिग्नेशन लेकर के हमारे सामने खड़े होना है, मुझे इससे मतलब है। क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है, ये मेरी माँ की बात मैं बता रही हूँ आपकी, उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ता है। क्योंकि माँ की गोद पहली बच्चे की दरसगाह होती है, और जब वो गोद पढ़ी लिखी होती है तो आने वाला जेनरेशन भी बहुत ही क्लासी, बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही एलीट होता है, बहुत ही शिक्षित होता है। तो ये मैंने एक मुसलमान भारत के घर की बात बताई है। अब ऐसे मुसलमान की लड़कियां, आप अनगिनत लड़कियां चुन सकते हैं। मैं अभी सिर्फ 2-4 का नाम ले लेती हूँ जिसको आप लोग हर रोज देखते हैं टीवी चैनल पर। सबूही खान, अंबर जैदी, जी जी। निखत अब्बास, जी जी। नाजिया इलाही खान। तो ऐसी ऐसी लड़कियां, मुसलमान लड़कियां अनगिनत हैं। शबनम, शबनम, ऐसी अनगिनत लड़कियां हैं मुसलमान जो वोकल कश्मीर से हैं। इवन इवन कश्मीर से बहुत सी ऐसी लड़कियां हम देखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट Exactly. देखते हैं, और मैं उनकी सोच, उनका विजन और उनका उनका बात करने का अंदाज, कॉन्फिडेंस देख के हैरान रहता हूं कि ये वही कश्मीर से लड़की बोल रही है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पे पत्थरबाजी है, वहां पे स्कूल जाने पे पाबंदी है, Exactly. वहां पे मतलब यूनिवर्सिटीज जाने पे पाबंदी है। ये वही कश्मीर है? पता नहीं ये फिर किसी और कश्मीर से तो नहीं बात कर रहे? नहीं नहीं, ये वही कश्मीर है। लेकिन ये बदलाव, मैं अगर टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि देखिए हमारे अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जी हमारे हिंदुस्तान में बोलने की आजादी है, कहने की आजादी है, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप रख सकते हैं, ये आजादी हमारे पास है। यही कश्मीर अगर आप 9 साल पहले जाते तो ये जो लड़कियां आज आपको दिखाई दे रही हैं हर जगह इतने वोकल, इतने फ्री, इतने लिबरल, इतनी मॉडर्न, कि हम बस बोलेंगे, हम अपने दिल की बात निकालेंगे, जो रियलिटी है हम उसको ग्राउंड पे रखेंगे, ये 9 साल पहले नहीं था। वो पढ़ी लिखी थी, वो इंटेलिजेंट थी, वो मॉडर्न थी, वो लिबरल थी, उनके अंदर सारी क्रेडिबिलिटी थी, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर डर था, और वो कहीं ना कहीं दीवारों के अंदर कैद थी, अनारकली की तरह। पर आज वो, ये जो कश्मीर बना है, ये कश्मीर वाकई में जन्नत बन गया। जो कभी हम मुंह से बोलते थे, जो कभी हम किताबों में पढ़ते थे, वो अब सच में कश्मीर जन्नत बन गया है। इसके रीजन मैं आपको बताऊंगी। अब जो है, कानून इतना सख्त हो गया है, और यहाँ की सिक्योरिटी इतनी सख्त हो गई है, यहाँ के पुलिस ऑफिसर इतने सख्त है, सुरक्षा एजेंसी इतनी सख्त है। अब आप अगर एक लड़की को, अगर आप ईव टीजिंग करते हैं तो रोमियो एक्ट के तहत आपको 6 महीने की सजा हो जाती है। अगर आप कॉलेज और गर्ल्स स्कूल के बाहर में अगर आप बाइक लेकर के अड्डा मारते हैं
तो भी आपको 354 से अंडर इंडियन पिनल कोड पर आपको सजा हो जाती है। मान लीजिए अगर कोई लड़की पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रही है, किसी ने धक्का मार दिया, उसने जाकर के पब्लिक को कंप्लेन कर दिया, पुलिस को कंप्लेन कर दिया है, तो उस पर 354 बी इंडियन पिनल कोड का उसके ऊपर सेक्शन लगता है और 6 से 7 साल की सजा हो जाती है। ये तो मैंने आपको कानूनी दायरा बताया है। अब मैं आती हूँ कि वुमेन्स प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या सुविधाएं आ रही हैं। हम हमेशा सुनते थे, हमारे इंडियन पेनल कोड में भी है कि वर्किंग जगह पर भी बहुत सारे मोलेस्टेशन या यूटीजिंग हुआ करती थी। वर्किंग प्लेसेस जो है वो अंडर द सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा है, और जो कैमरा हर एक पुलिस हेडक्वार्टर पर लगा रहता है। जितने भी इस इंडिया में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस हैं, ट्राम्स हैं, उनके अंदर भी वो भी अंडर सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस होते हैं, और वो पुलिस हेडक्वार्टर में लगा रहता है। मतलब लड़की ने सिर्फ आह किया है और पुलिस आकर के खड़ी हो जाती है कि भैया अब तो तू चल, सीधा जेल चल। अब मैं आती हूँ कि देखिए हर देश में कुछ अच्छे लोग होते हैं शोएब भाई, और कुछ मैं कुछ भी बुरे यही लोग। कहने वाला था कि देखिए, नो डाउट हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में बिल्कुल सब एक अच्छे हैं। एक ही एक जो सी वुमेन है, कोई लड़की है महफूज है। केस होते हैं, हर जगह पे होते हैं। एकदम मैं आपकी इस बात को अग्री करूंगी। जी देखिए जी जब खुदा ने हमें 5 उंगलियां बराबर नहीं दी हैं अपने खुद के हाथ में, तो 5 लोग बराबर कैसे हो सकते हैं? आपके देश में कुछ लोग बुरे हैं, हमारे भी देश में कुछ लोग बुरे हैं। हाँ, ये दुर्भाग्य की बात है मेरी। मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ, मुस्लिम समुदाय से आती हूँ। ये दुर्भाग्यजनक बात है मेरे लिए कि आज रेप जैसी घटनाओं के और मोलेस्टेशन और 3 तलाक जैसी घटनाओं के ज्यादा से ज्यादा मुजरिम जो है वो जेल में 82.7% जेल की कस्टडी में मुसलमान मर्द है। ये हमारे मेरे लिए दुर्भाग्य है। 82.7% मुस्लिम मर्द है। अब मैं आती हूँ कि देखिए हमारे इंडिया के वेस्ट बंगाल में बलात्कार हुआ, बहुत ही रिनाउंड, जी। बहुत ही मतलब दुखद, बहुत दुखद बलात्कार हुआ। एक फॉरेनर लड़की का 2 मुसलमान लड़के ने बलात्कार किया, नासिर खान और खादिर खान ने। हालांकि वहां की सरकार ने, क्योंकि 9 साल पहले की बात है, 5 फरवरी 2011 की बात है, जी तो वहां की सरकार ने उनको सपोर्ट करने की जरूरत की मुस्लिम वोट बैंक की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं कानून इतना सख्त है कि आज भी एक जो है कादिर खान, वो जेल की कस्टडी में है। 2005 फरवरी 2012 से लेकर के 2023 तक एक को 10 साल के बाद कन्विक्शन, उसको रेमिशन ग्राउंड पर बेल मिला है, क्योंकि उसका वेलफेयर में वो बहुत अच्छा उसका व्यवहार था। इसलिए फिर भी हमारी कोशिश है कि वो दोबारा उसको कस्टडी हो जाए। हम कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कानूनी दायरे में, अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ। जी निर्भया का मैटर हुआ था, जो पूरी दुनिया जानती थी, और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के लिए बहुत ही मतलब अशब्द अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया था। और उसी उसी वजह से हिंदुस्तान के दिल्ली जैसे स्टेट में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, सिर्फ निर्भया मैटर की वजह से। आप सोचें, एक लड़की का गैंगरेप होता है और सरकार गिर जाती है दिल्ली में। तो ऐसे पब्लिक रिएक्शंस हमारे यहाँ आते हैं। जैसे हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके उससे शादी करके भगा के शादी कर लेना, उस पे लव जिहाद एक्ट आया है कि आप पहले थाना जाइए। देखिए हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट है। मैं अगर चाहूं मैं हिंदू से शादी कर सकती हूँ, आप अगर चाहे, कोई मुसलमान मर्द अगर चाहे वो हिंदू लड़की से शादी कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट दिया गया है। हमारे हमारे संविधान ने, हमारे इंडियन पिनल कोड ने आपको आपको ये एक्ट दिया है कि आप कर सकते हैं। लेकिन आप पहले एक दरखास्त कीजिए अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और दोनों पक्षों के माँ बाप आकर के हामी भरेंगे कि हाँ मेरी रजामंदी से ये शादी हो रही है, तब आप कीजिए ना, धूमधाम से शादी कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हो क्या रहा था 9 साल पहले, वो उसको भगा के ले जा रहा है, वो उसको फुसला कर ले जा रहा है, 2 दिन के बाद तलाक दे दे रहा है, 4 बच्चा पैदा करके तलाक दे दे रहा है। हिंदू लड़की है, उसको तो पता ही नहीं है, क्योंकि हिंदू और सनातनी धर्म में एक बीवी के साथ जीना है, एक बीवी के साथ मरना है। 7 जन्मों का कसम खा लेते हैं वो फेरा लेते वक्त जी के साथ, इसी जन्म नहीं, हम 7 जन्म भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तो जो हिंदू लड़की बचपन से सनातन धर्म को देखते आई है कि मेरे माँ बाबा तो एक जन्म क्या 7 जन्म की का प्रॉमिस करके बैठे हुए, ये तो मुझे 7 महीने भी नहीं रख पाया, तलाक दे दिया। तो इसको रोकने के लिए भी लव जिहाद एक्ट आया। तो ऐसा नहीं है कि गलतियां या क्राइम हिंदुस्तान में नहीं हो रहे हैं, होते आए हैं और अब भी हो रहे हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कानून को और सख्त किया जा रहा है, और सख्त किया जा रहा है, और सख्त किया जा रहा है, पॉलिसीज जो वगैरह बनाई आपके जा रही है। पाकिस्तान बिल्कुल में नहीं हो रहा है।
मैम यहाँ पे जो एक बात, मतलब आपकी ही बातों से एक बात मेरे माइंड में आई। आपने बोला, आपने अपनी एग्जांपल दी, अपनी सिस्टर्स की एग्जांपल दी, इसके अलावा कश्मीर की कुछ लड़कियों की हमने बात की जो मुस्लिम लड़कियां हैं। तो इससे बात एक चीज साबित होती है, या एक मेरे माइंड में बात आती है कि इसका मतलब अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो इसमें मजहब, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को मजहब नहीं रोकता कोई भी। जैसे आप मुस्लिम बिल्कुल फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपने बोला मेरी तो आपकी मदर ने मुझे ये कहा कि भाई आपको पहले डिग्री लेनी है, पहले की अच्छी जगह पे आपने अपना वेल सेटल होना है, उसके बाद शादी करो या जो भी करो। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक कंसेप्ट थोड़ा बहुत दिया जाता है या कहा जाता है कि भाई इस मजहब से बिलोंग करते हैं इसलिए खवातीन को रोका जा रहा है, या उस मजहब से बिलोंग करते हैं इसलिए रोका जा रहा है। अगर कोई रोकता है वो अपनी मर्जी, अपनी जहालत की वजह से रोकता है। डेफिनेटली, मजहब का डेफिनेटली। इस्तेमाल किया जाता है, मजहब को बदनाम किया जाता है। देखिए शोएब, मैं अब आपको कुरान के हवाले से बता देती हूँ, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान हूँ। जी हमारे इस्लाम और हमारे 30 पारा कुरान ने भी ना औरतों को रोका है शिक्षा से और ना ही मर्दों को रोका है। कुरान का पहला वर्ड इकरा का जी। है ना। तो कुरान का पहला वर्ड इकरा, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई तालीम लेनी है तो चीन तक पहुंच जाओ, ऐसे ये ही। मत सोचो कि आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने तो ये नहीं कहा ना अंडर ब्रैकेट के भाई इकरा अंडर ब्रैकेट औरतों को घर में बैठना है, रोटी बेलना है और बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना है, अंडर ब्रैकेट इकरा मर्द सिर्फ बाहर जा सकते हैं, मर्द सिर्फ एजुकेशन ले सकते हैं। ये तो उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने इकरा लिखा क्योंकि हमारा कुरान बार बार सूर्य अन्निसा में बार बार कहता है और सूर्य अल बकरा में भी कि भाई हम जेंडर इक्वालिटी दे रहे हैं, हमने जेंडर इक्वालिटी दे रखी है, ये कुरान कहता है। ये हमारे कुछ पाखंडी मौलवी मुल्ला है जिन्होंने इस्लाम को एक बदनुमा शक्ल देने की बेपनाह कोशिश की है, और जिन कोशिश को खत्म करने के लिए और ऐसे पाखंडी शक्ल को सामने लेकर आने के लिए हिंदुस्तान में हम जैसी महिलाएं हैं इस धरती पर, और जो हर रोज हम लोग मतलब उनको ये नंगा करते हैं। जो अपने आप को मजहब के ठेकेदार समझते हैं, वही लोग एग्जैक्टली। इस मजहब का इमेज खराब कर रहे हैं और बहुत तेजी से खराब कर रहे हैं। मतलब वो जो मॉडर्न चीज है उसको समझने की तरफ नहीं आ रहे, जो सच है उसे देखने या मानने की तरफ नहीं आ रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर सच बता दिया जाएगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारे दरबार बंद हो जाएंगे, हमें चंदा आना बंद हो जाएगा। शायद ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, मौलवी हजरात को जानता हूँ, जिनके अपने बेटे बेटियां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं और जिस तरीके से ड्रेसिंग करती हैं मैं वो भी जानता हूँ। लेकिन दूसरों के लोगों को, बच्चों को आप ये कहें कि आपने इस तरीके से रहना है, आपने ये यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, आपने को एजुकेशन में नहीं पढ़ना, तो शायद ये नाइंसाफी है और मजहब के साथ नाइंसाफी है। इसका मैं शोएब भाई एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको और पूरी जिम्मेदारी से दे रही हूँ, और अपने हिंदुस्तान से ही दे रही हूँ। ठीक है। दिल्ली के जामा मस्जिद में इमाम बुखारी साहब है। ठीक है। दिल्ली के जामा मस्जिद में इमाम बुखारी साहब है, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो दिल्ली के जामा मस्जिद में शाही इमाम के तख्त पर बैठती आई है। ठीक है। लोग उनको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उनको नबी करके पुकारते हैं, उनके हाथ चूमते हैं। जो लोग उनके जामा मस्जिद में उनके पीछे उनकी निगरानी में उनकी जिम्मेदारी पर ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद ये महसूस करते हैं कि भाई अब तो वो सीधा जन्नत चले जाएंगे और जन्नत में उनको 72 वर्जिन हूर भी मिल जाएगी, उनकी असलियत मैं आज आपके सामने खोल रही हूँ। इससे पहले भी मैंने खोली है पर आपके सामने भी खोल रही हूँ। उनका इकलौता बेटा जिसने शादी हिंदू औरत से की। ठीक है। अब मुझे और क्यूरियोसिटी हुई कि भाई मुसलमान लड़कियां क्या इतनी बुरी हैं कि एक शाही इमाम इस पूरे देश का सबसे बड़े मस्जिद में बैठने वाला, दिल्ली के जामा मस्जिद में बैठने वाला, जहां से न्यूज आने के बाद कि अभी भाई चांद हो गई, अब आप ईद मना लीजिए, अभी चांद हो गई, अब आप कल से रोजा रख लीजिए, उनके कहने पर हम रोजा रखते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं और हम ईद मनाते हैं, उनका बेटा हिंदू से शादी करता है। और उसके बाद जब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी तो मैंने थोड़ा पता करवाया कि भाई इनके घर के बाल बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा शोएब भाई, हमारे हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान मुल्ला मौलवी हैं और कुछ मुसलमान नेता मंत्री हैं जो बंदे मातरम बोलने से उनको शर्म आती है।
जिनको जन गण मन अधिनायक जय है बोलने से उनको उनको शर्म आती है, उनको ऐसा लगता है कि वो अपने इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। तब मैंने थोड़ी सी एक जासूसी वाली काम की और मैंने कुछ मौलवियों का नाम निकाला और उनके बच्चों का मैंने इंक्वायरी करवाया कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। पता चला 5 ऐसे मौलवी इमाम हैं जो हमेशा समाज के ठेकेदार बनते आए हैं और हमेशा टीवी चैनल से लेकर के अपने फतवे को जारी करते आए हैं और हमारे ऊपर अपने शरिया को थोपते आए हैं, और उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल और कैथोलिक स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पर असेंबली में वो बाइबल की जो स्टोरी होती है उसको वो सुबह में प्रे करते हैं। और बाहर और उनके माँ बाप जो इमाम बनकर बैठे हैं वो कहते हैं कि हम बाइबल नहीं मानेंगे, हम जीसस क्राइस्ट नहीं मानेंगे, हम ईसा मसीह नहीं मानेंगे, हम बीबी मरियम नहीं मानेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से शोएब भाई कि आप किस यहूदियों को मारने और किस यहूदियों को आप फना करने की बात कर रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो यहूदी थी। तो क्या इस सच्चाई को भी आप इनकार कर दीजिएगा? क्या इस सच्चाई को भी आप नजर से हटा दीजिएगा? आप अपने बच्चों की तालीम कॉन्वेंट और कैथोलिक स्कूल में करते हैं, आप अपने बच्चों को रेंज रोवर से भेजते हैं, आप अपने बच्चों को मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से भेजते हैं, आपके घर घर का इकलौता बेटा हिंदू लड़की से शादी करता है और आप समाज के सामने आकर कहते हैं कि देखो नाजिया इलाही खान कितनी आवारा है कि इसने हिजाब नहीं ओढ़ा है। तो ये पार्शियलिटी नाजिया इलाही खान क्यों सहेगी? ऐसे ही ये है। पार्शियलिटी क्यों सहेगी? यही चीज है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। देखिए मैं अपनी अगर बात करता हूँ, मैं मजहब को इतना डिस्कस नहीं करता क्योंकि नॉलेज, अगर आपको किस चीज पे किसी भी फील्ड में अगर नॉलेज ना हो उसके ऊपर इतनी बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ ग्राउंड लेवल की, जो चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ वही चीज मैं आगे लाने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान में अगर बात करें, कभी बहावलपुर यूनिवर्सिटी, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी, कभी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां से हमें स्कैंडल्स देखने को मिलते हैं। लाहौर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से स्कैंडल्स देखने को मिलते हैं। और अभी एक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। और हम फिर जब इंडिया की बात करते हैं तो ये कहा जाता है हमें, मैं आपको बताता चलूं, हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि इंडिया में जो रेप केसेस हैं उनकी जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप वहां के वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, आप वहां पे खवातीन की आजादी की बात कर रहे हो। मैंने तो अभी बता दिया ना कि 82.7% मुसलमान अंडर द कस्टडी है, बिहाइंड द बार है, बिहाइंड द जेल है, मुसलमान है। तो देखिए मैंने तो एक आंकड़ा निकाला हुआ है जहां पर, और ये एक्चुअल में है, इसका मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ